हेलो बच्चा पार्टी। सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री दी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। सबसे पहले तो 2 दिन आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाए ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू। अब हम कंटिन्यू रखेंगे अपना डेली, आपको रोज वीडियोस मिलेंगी। उसके लिए सॉरी। आज का हमारा जो टॉपिक है, अब तक हम कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। आज जो हम करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है, हम मोल फ्रैक्शन, क्वांटिटेटिव मेथड, वो सारे आप हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या है? एक्चुअल में सोल्युबिलिटी को अगर हिंदी में कहें तो कहेंगे घुलनशीलता। एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसके अकॉर्डिंग जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है, सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में होगा, और सोलवेंट क्या होगा? जो ज्यादा अमाउंट में होगा। सोलवेंट कितना सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा, कितनी उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की, दैट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास पानी लो और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालो, आपने चीनी डाली, इजिली वो डिसॉल्व होगी। दूसरी चम्मच डाली, वो भी डिसॉल्व होगी। तीसरी, चौथी डिसॉल्व होगी। लेकिन फर्दर ऑन द एडिशन ऑफ शुगर, एक पॉइंट, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे वो शुगर अब डिसॉल्व नहीं होगी, यानी वो आपको नीचे एक सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। तो क्या है फिनोमिना? कब तक एक सॉल्वेंट या एक सॉल्यूशन, कब तक एक सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता रहेगा? तो सोल्युबिलिटी है क्या? तो सोल्युबिलिटी डेफिनेशन क्या कहती है? सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी और अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड सॉल्वेंट। यानी पानी, अगर आप चीनी घोलते जा रहे हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट लेनी पड़ेगी सॉल्वेंट की, कि कितने हद तक वो सॉल्वेंट अपने अंदर शुगर को डिसॉल्व कर पाएगा। अब अभी एक सोल्यूबिलिटी पढ़ने से पहले हमको एक फिनोमिना पता होना चाहिए। होप सो आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में आता है पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, पोलर और नॉन पोलर, व्हाट इज पोलर, व्हाट इज नॉन पोलर। अगर आपको नहीं पता तो हम थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया देख लेते हैं। जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर हम इसको नॉर्मल साइंस हट के थोड़ी सी जनरल वे में बात करें, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक न्यू स्टूडेंट आया आपकी क्लास के अंदर, और उसका नेचर कैसा है हमें नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पुराना होता जाएगा, तो वो अपने सराउंडिंग में, अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा? उस ग्रुप के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहेगा जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, ना कि उस ग्रुप के साथ जो ऐसे ही टाइम पास कर रहे होंगे। या फिर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी का डांस में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा उस ग्रुप की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो पाएगा। उसी को हम साइंस में कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो अपने अंदर पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा, ना कि नॉन पोलर को। अब पोलैरिटी क्या है? एक्चुअली पोलैरिटी जो आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से दो एटम के बीच में। जैसे आपका H2O है, H2O में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। तो जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है वो कुछ हद तक हाइड्रोजन से हटके थोड़ा सा शिफ्ट किस तरफ हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है उस पर चार्ज कैसा आता है? पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो गया है ना कुछ हद तक, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव। और जो आपका ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो खींचा है, किसी की हेल्प करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, किसी से हेल्प लोगे तो नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचा है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, कह सकते हैं लिया है, बट थोड़ा सा शिफ्ट ही हुआ है। तो वहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है आपका? पार्शियली नेगेटिव। इसी को कहते हैं पोलर, पोलैरिटी आना किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे सोल्ट है, अगर पानी में सोल्ट को घोल दो तो इजिली घुल जाएगा। लेकिन उसी पानी में अगर आप ऑयल को घोलो, ऑयल को डिसॉल्व करना चाहो, तो क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या है उसके पीछे का रीजन? इसकी पोलैरिटी। अब ऐसे ही जैसे आयोडीन को बेंजीन में घोलो तो घुल जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑयल को पानी में घोलो तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। शुगर इन H2O, अब ऑयल को आप इथेनॉल सॉल्यूशन में डालो, अल्कोहल सॉल्यूशन में डालो, तो इजिली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस पे सोल्युबिलिटी काम करती है। तो यही चीज याद लिखी थी। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? नेचर, कि सोल्यूट का नेचर कैसा है या सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की। प्रेशर और टेम्परेचर, कुछ हद तक प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर तो कम, लेकिन प्रेशर का जो रूल आएगा वो गैसेस वाले कंपाउंड में आएगा, गैसेस इन लिक्विड में। लेकिन सॉलिड और आपके लिक्विड इन लिक्विड वाले फेस में प्रेशर का रोल थोड़ा कम ही रहता है।
उसमें इतना नेग्लिजिबल मान के चलो, नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है। और मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपका टेम्परेचर का आएगा, लेकिन प्रेशर का मेन कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा? आपके लिक्विड में, वहां से आपका हेनरी लॉ जनरेट हुआ था, तो वो हम थोड़ी देर बाद लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो 3 फैक्टर हमने लिखे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे, तो आपका सोल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं हम किस फेस में? लिक्विड फेस में। हम सभी फेस में बात कर चुके हैं। अब किसी भी चीज का फिजिकल नेचर किस पर डिपेंड करता है? उसके सोल्वेंट के नेचर पे। अगर उसका सोल्वेंट लिक्विड फेस में है तो ओवरऑल जो एंड प्रोडक्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? लिक्विड फेस में। अगर आपका जो सोल्वेंट है वो सॉलिड फेस में है तो आपको एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका सॉल्यूशन फेस में, तो वो भी कैसा मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। ऐसे ही हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या है? solubility of solid in liquid, solubility of liquid in liquid and solubility of gas in liquid. लिक्विड है यहाँ पर तीनों, यानी यहाँ पे सोलवेंट फेस क्या है? लिक्विड। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, जहाँ पे एक बार सॉलिड को लिक्विड में घोल लेंगे, एक बार लिक्विड को लिक्विड में, और एक बार गैस को लिक्विड में। तो आर फर्स्ट इज solubility of solid in liquid. अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रही होती है। फर्स्ट इज योर डिसोल्यूशन एंड सेकंड इज योर रिक्रिस्टलाइजेशन। अब ये है क्या डिसोल्यूशन, क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन? देखो, अब मानो अगर आप एक अभी जैसे हम शुगर को डिसोल्व किया था वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक गिलास में आप शुगर को डिसोल्व कर रहे हो तो उसकी एक मैक्सिमम केमिस्ट्री होगी जब तक वो क्या होगी? डिसोल्व होगी। जैसे व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, some solute dissolve and its concentration increases in the solution. For example, पानी में 1 चम्मच चीनी डाली तो पानी पहले क्या था? मीठा नहीं था ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शुगर डिसोल्व की तो उसमें मिठास थोड़ी सी आ गई। ऐसे ही आप थोड़ा और शुगर ऐड करो, 2 चम्मच 3 चम्मच, तो उसकी मिठास क्या करती रहेगी? इंक्रीज करती रहेगी, मीठा होता जाएगा पानी। यानी उसकी कंसेंट्रेशन क्या करती रहेगी? इंक्रीज करती रहेगी। किसमें? सॉल्यूशन में। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप शुगर डिसोल्व करना भी चाहोगे तो वो डिसोल्व नहीं होगी। उस स्टेज में क्या हो? उस फेज में आके क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी अब आपको जो क्रिस्टल है, अब होगा क्या? जैसे आपने हम कह सकते हैं कि मान लो एक ग्रुप है, एक डांस का ग्रुप है या सिंगिंग ग्रुप है, तो 2-4 बच्चे जो है अट्रैक्ट हुए, ठीक है, किसकी तरफ? उन बच्चों की तरफ, क्योंकि वो भी कैसा करते हैं? सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अब उनका जो सिंगिंग का इंटरेस्ट है वो क्या है? ट्रेडिशनल सॉन्ग्स का है। लेकिन वहां जो बच्चे जो ऑलरेडी ग्रुप में है उनका इंटरेस्ट क्या है? वेस्टर्न ग्रुप है, वेस्टर्न सॉन्ग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो क्या करेंगे? म्यूजिक ग्रुप में तो आ जाएंगे, लेकिन एक खुद का एक अलग ग्रुप, उसी म्यूजिक ग्रुप के अंदर एक खुद का अलग ग्रुप बना लेंगे ना। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट क्या है? दोनों का सिंगिंग का अलग है। एक करता है आपका ट्रेडिशनल सॉन्ग को फेवर, तो दूसरे करते हैं वेस्टर्न सॉन्ग को। ऐसे ही जब सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बावजूद, सॉल्यूशन में तो डिसॉल्व होंगे, लेकिन होंगे तो वो प्रेजेंट सॉल्यूशन में ही, लेकिन अपने अंदर अब उस सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट होते हुए भी आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे? अब डिसॉल्व होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्वेंट है, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। तो अब वो जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो उसमें घुलने की बजाय अपना ही एक सोल्यूट, जो आपस में इंटरेक्ट करके सोल्यूट पार्टिकल्स अपना एक ग्रुप बना लेंगे। और आपको एक ग्लास के अंदर से आप चीनी घोल रहे हो तो आपको उसकी सरफेस पे बिल्कुल नीचे क्या दिखेंगे? शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे। वो क्या हुआ? रिक्रिस्टलाइजेशन। की सोल्यूट पार्टिकल अब सॉल्यूशन में ना घुल के आपस में ही इंटरेक्ट करके रिक्रिस्टल कर रहे हैं, यानी खुद को दोबारा से बना रहे हैं। दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन। सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द solid solute particle and get separated out of solution, यानी सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गए, बाहर निकल गए और कहाँ आ गए? उसके सरफेस पे, उसके नीचे वाले सरफेस पे इकट्ठा होने लगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इस स्टेज पे होगा क्या? एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपकी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी जितना वो कर पा रहा था वो उतना ही डिसॉल्व कर पाएगा अब बियर के अंदर। तो सॉल्यूशन की जो आपकी जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो आपने शुरू से आपकी जो कंडीशंस रही थी वो एंड तक वही रहनी चाहिए। तो वहां पे आपकी जो सॉल्यूशन की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? एक कांस्टेंट फेज को अचीव कर लेगी। तो जो अभी हमने पढ़ा कि एक कांस्टेंट फेस अचीव कर लेता है वो, यानी इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि वहां पे कौन सी फेस आ जाएगा? इक्विलिब्रियम फेस आ जाएगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बीच में क्या आ जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम का फेस आ जाएगा। तो क्या है इक्विलिब्रियम? तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अभी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ली चैटरलियर प्रिंसिपल।
तो क्लास 11th में आता है आपका ली चैटर्लियर प्रिंसिपल। क्या होता है वो? कोई एक सिस्टम जो एक ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, अगर उसके ऊपर हम कुछ चेंजेस करें, जैसे टेम्परेचर में चेंज कर दे या प्रेशर में चेंज कर दे या कुछ भी उसके सॉल्वेंट में चेंज कर दे, कुछ भी ऐसा चेंज करने पे जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में आपने वो कुछ भी चेंज किया है उससे अपोजिंग डायरेक्शन में, ताकि जो ओवरऑल आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका अटेन रहे। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? ली चैटर्लियर प्रिंसिपल, जो कि आपका इस कॉन्सेप्ट में आज यूज होने वाला है जब हम पढ़ेंगे आपका टेम्परेचर इफेक्ट। तो टेम्परेचर इफेक्ट होता है दो तरीके से। हो सकता है जो आपका डिसोल्यूशन है, तो डिसोल्यूशन हमने भी क्या पढ़ा था कि डिसोल्यूशन कौन कितनी अमाउंट में सोल्यूट को डिसोल्व कर पाएगा और उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करती रहेगी, सोलवेंट के अंदर क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। और रिक्रिस्टलाइजेशन क्या था कि आपके जो उसके जितनी भी वो सोल्यूट पार्टिकल को डिसोल्व कर पा रहा था, उसके बाद जब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके पास अब वो और सोल्यूबल नहीं कर सकता अपने अंदर सोल्यूट को, तो वो रिक्रिस्टल के फॉर्म में आपको उसके सरफेस पे दिखते हैं। तो उसी तरीके से जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकती है, हो सकता है एंडोथर्मिक हो सकता है एक्सोथर्मिक हो। अब एंडो क्या है, एक्सो क्या है? एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? हीट का बाहर निकलना। और एंडो का मतलब होता है हीट को बाहर से देना, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा अब आपका सिस्टम। तो दो तरीके से डिसोल्यूशन होगा, हो सकता है एंडोथर्मिक, हो सकता है आपका एक्सोथर्मिक। तो अगर आपका सिस्टम कैसा होता है? एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर आपका क्या होता है? एंडोथर्मिक, तो वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी जो डेल्टा एच आपके सॉल्यूशन की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन जीरो। तो उसके साथ टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या करेगी? साथ में बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक्सोथर्मिक, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपका सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं करती। अब इस बात को कहना बहुत आसान है लेकिन समझना उतना ही मुश्किल। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मानो कि आप कोई सिस्टम है, जैसे आप एक्सोथर्मिक की बात करते हैं पहले। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। किसकी? ऑलरेडी सिस्टम की। और आप बाहर से भी क्या कर रहे हो? हीट को प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, यानी हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अंदर ऑलरेडी हीट क्या है? ज्यादा है जो वो बाहर भेज रहा है, और आप बाहर से भी उसको क्या कर रहे हो? हीट भेज रहे हो। तो वो पहले ही ऑलरेडी हीट को बाहर भेज रहा है, आप और अंदर हीट को भेज रहे हो, तो वो क्या करेगा? उस चीज को अपोज करेगा। अपोज करेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डिसोल्यूशन नहीं करेगा, वो डिसोल्यूशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उस केस में क्या होगा? आपका सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू में आएगी। अब आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है, और जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है तब क्या होता है। यानी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन अब जब बॉन्ड बन रहा होता है तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो आपका क्या प्रोसेस हो रही थी कि जैसे अभी हमने एग्जांपल समझा था कि कोई म्यूजिक का ग्रुप है, तो उसके अंदर क्या होगा? जो बच्चा म्यूजिक से ऑलरेडी अट्रैक्ट है तो उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, लेकिन ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसको पता चलता है कि वहां पे वेस्टर्न जो सिंगिंग है वो ज्यादा प्रेफर है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या है कि वो ट्रेडिशनल सिंगिंग की तरफ जाना चाहता है। तो उस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनका इंटरेस्ट दोनों में हो सकता है या सिर्फ ट्रेडिशनल में हो सकता है। तो यानी अब वो उस ग्रुप में होते होते सोल्यूट पार्टिकल, यानी वो बच्चे क्या करेंगे? खुद का एक अलग ग्रुप बना लेंगे और क्या करेंगे? उस ग्रुप सोल्यूशन को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और ऐसे ही और बच्चे आते रहेंगे, फिर वो सॉल्यूशन से बाहर जाते जाएंगे, आते जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर जाते जाएंगे। तो वो क्या चीज मेंटेन करके रखेगा? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चों को, उस बच्चे को ग्रुप से बाहर निकलने के लिए आपको बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो जाके बॉन्ड तोड़ेगा। यानी बॉन्ड तोड़ने पे आपको बाहर से क्या देनी पड़ती है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एंडोथर्मिक में जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो बाहर आए, बाहर आए इसका मतलब क्या है? आपके सोल्यूशन फेज को छोड़ के बाहर आएगा, यानी हीट को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या बढ़ेगी? उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि क्यों? अब आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हीट एक्सेस अमाउंट में नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऑलरेडी हीट क्या है? एक्सेस अमाउंट में आपके सिस्टम में, जो सिस्टम सराउंडिंग को प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन एंडोथर्मिक में उसको ऑलरेडी हीट क्या अब आपको चाहिए, उस सिस्टम को क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो आपका कॉन्सेप्ट है एंडोथर्मिक में, उसमें क्या होता है? हीट जो है रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आपने बाहर से हीट दी, यानी वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा और किसकी तरह काम करेगा? रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो है डिसोल्यूशन की तरफ कौन शिफ्ट हो जाता है? आपका इक्विलिब्रियम। क्या शिफ्ट हो जाता है? इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्या था, ली चैटर्जी ने क्या कहा था कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करके रखने के लिए
वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, यानी आपका रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रही है हीट, तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ काम करेगा, प्रोडक्ट साइड में, ताकि उसको काउंटर बैलेंस कर पाए। तो इस चीज में सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। यही बात लिखी है यहाँ पर, हीट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिसोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और सोल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड जब खुद से फॉर्म होगा तो वो खुद एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट अंदर जा रही है और हीट ऑलरेडी अंदर है, यानी हीट अंदर जा रही है और हीट देने पे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और एक्सोथर्मिक में क्या, एंडोथर्मिक में जो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पर, तो जो आपका एक्सोथर्मिक होगा वहां क्या है, सिस्टम ऑलरेडी सराउंडिंग को क्या दे रहा होगा, हीट दे रहा होगा, और जब आप बाहर से उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, ओपोज करेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो डिसोल्यूशन नहीं बढ़ाएगा, यानी वहां क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और अब ये आपका क्या था, टेम्परेचर इफेक्ट, जिसमें कि एक्सोथर्मिक में सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, डिक्रीज होती है, और एंडोथर्मिक होगा अगर आपका डिसोल्यूशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका क्या बढ़ता है, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ऐसे ही अब है सॉलिड इन लिक्विड, प्रेशर इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इफेक्ट जो मेनली है वो गैस पे काम करेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपके सॉलिड वाले केस में प्रेशर जो है कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो नहीं करता, तो इसलिए हमें सॉलिड के केस में उसको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ आज का लेक्चर इतना ही, आगे का लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो डू सब्सक्राइब, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।